अरे वेलकम टू ज़रा हट के। मेरे चेहरे की खुशी से तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि क्या हुआ है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा लगातार मैच जीत लिया है 5 विकेटों से, और आसिफ अली ने आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में जो छक्के मारे हैं 4, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि एक किसी वक्त मैच फंस गया था। अब पाकिस्तान कंफर्म है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। अगले हमारे 2 मैचेस जो हैं वो 2 नवंबर को पहले नमीबिया के साथ और 7 को स्कॉटलैंड के साथ है, जो कि निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं। लेकिन हमारी टीम बहरहाल अल्लाह का शुक्र है अभी तक ज़बरदस्त जा रही है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के हेड और हमारे साथी एंकर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के गफ़ार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गफ़ार, आप भी बीच में थोड़े लग रहे थे कि यार ये नहीं कुछ फंस गया मैच। एज यूजुअल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कहाँ कोई मैच सुकून से हम देख सकते हैं, लेकिन बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय आसिफ अली। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उनके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरानगी हुई कि जब इस तरह का मैच बन जाए कि 12 गेंदों पे 24, उससे पहले 13 गेंदों पे 24 थे, उन्होंने सिंगल नहीं लिया। बिल्कुल, आज उन्होंने शादाब को वापस भेजा। शादाब उनको यूँ देख रहे थे भाई कि ये सिंगल था, कोई पता नहीं ये एक रन ही फंस गया आगे जाके। बट उसके बाद 4 छक्के, तो अब तो आदत सी हो गई आसिफ अली को छक्के मारते हुए देखकर। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भी जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन बशीर साहब, आई थिंक पाकिस्तान की ये क्या ना ड्रीम रन है। 3 मैचेस आपने जीत लिए हैं एक ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ 6 मुश्किल टीमें हैं हर ग्रुप में, और सिर्फ 2 ने आगे जाना है, और आप वहाँ तीनों टॉप टीमों को हरा दें। तो मैंने इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की किसी आईसीसी इवेंट में नहीं देखी, किसी बायलैटरल सीरीज में देखी। ये एक बहुत रेयर और प्लेजेंट किस्म की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, और कहते हैं नॉर्मली गफ्फार के पाकिस्तान के पास कोई बैटल स्ट्रेटजी नहीं होती, सारा का सारा इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि चल गए तो चल गए वरना नहीं है। तो ये जो 3 मैच जीते हैं, अब उसके बाद तो ये डिबेट दब ही गई है तकरीबन कि बैटल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साहब, मैं आदिल शादेब को भी 2 दिन पहले ये कह रहा था कि पाकिस्तान टीम कुछ ऐसा खेलती है कि आई एम हैप्पीली एडमिट कि तज्जियाकार ही परेशान हो जाते हैं कि ये अभी एक ऐसी टीम जिसने वर्ल्ड कप से पहले 1 महीने पहले अपने दोनों कोचों को फारिग कर दिया। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। 2 साल पहले अपॉइंटमेंट होती है, कोच जा रहा होता है 2 साल की प्लानिंग लेके। हम नए कोच लेके गए हैं। हमने 4 खिलाड़ी जो है वो शेब मलिक, जिन्होंने पिछला मैच भी बहुत अच्छा खेला, आज भी उन्होंने आसिफ अली के लिए स्टेज सेट किया, वो टीम में भी नहीं थे। इसी तरह फ़खर जमान को हमने 15 रुकनी टीम में नहीं डाला हुआ था, बट गलतियों को शायद सुधार लिया वक्त पर, ये मैं कह सकता हूँ। और ये जो आज की जीत है, आई थिंक वो कहते हैं ना, जीत में सब खुशियाँ जब आती हैं तो वो खामियां दबरी होती हैं। अभी है का दुक्का, उस पर थोड़ी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन फिलहाल तो आउटस्टैंडिंग कुछ दिनों तक कह सकती है पाकिस्तानी टीम के जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी उन्होंने क्या कर लिया। सही बात कह सकते हैं। तो आसिफ अली के बारे में बहुत बात हुई थी जब इनको सेलेक्ट किया गया था, और ये कहा गया था कि नहीं ये नहीं चलते, इन्होंने क्रंच टाइम पे जो है ये नहीं चलेंगे, ये होगा। तो आप भी उनमें थे कि आपको भी अप्रीहेंशंस थी आसिफ अली के बारे में? देखिए, मेरा मुशर्रफ भाई हमेशा तज्जिया जो है ना कि खिलाड़ियों के हवाले से हमेशा उनकी परफॉर्मेंस बेस रहा है, और मैंने कभी आसिफ के बारे में भी ये नहीं कहा और ना किसी और के मुतालिक, क्योंकि क्रिकेटिंग एक चीज़ हमें मानना पड़ेगी कि जो क्रिकेट को समझते हैं, जैसे मिसबाह उल हक उस ज़माने में मिसबाह उल हक को बहुत ज़्यादा, मिसबाह उल हक आसिफ अली को बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड करते थे। डीन जोन्स 1 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, वो बहुत इनको हाईलाइट करते थे। यहाँ तक कि आसिफ अली का कुछ मामला हुआ था 2 साल पहले, इनकी बेटी बहुत शरीफ बीमार थी PSL के दौरान, और इवेंचुअली फिर उनका इंतकाल हो गया था उनकी बेटी का। सो डीन जोन्स रो पड़े थे कि ये बड़ा बहादुर मेरा खिलाड़ी है और बहुत अच्छा खेलता है। तो बड़ी खुशी हुई दिल से उस खिलाड़ी को दोबारा से ऐसे उठते हुए देखकर, परफॉर्मेंस करते हुए, दिल से ना एक अंदर खुशी है इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त देखा पर्सनली, और फिर उसके बावजूद टीम के साथ रहते थे और टीम भी इनके साथ उसी तरह जुड़ी रहती थी इमोशनल। तो अच्छी टीम स्पिरिट की निशानी है, उस वक्त भी हमने देखा। और ये टीम में ठीक है, पता नहीं आगे चल के ये वक्त जानता है और खुदा जानता है कि आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा, लेकिन इस वक्त टीम की स्पिरिट बहुत अच्छी है। हमें लड़के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम भारत से कह सकते हैं 13 क्या होगा इंडिया? ओ हो इतवार को जो मैच है परफेक्ट संडे हो सकता है भाई, मैं तो कहूँगा 7 बजे वो मैच है, और न्यूजीलैंड भारत का बशीर साहब ये मैच ऐसे हो गया जैसे कि क्वार्टर फाइनल खूनी मैच है, इसलिए कि दोनों के सर्वाइवल का इशू है। बिल्कुल, और ये मैच इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड ने भारत को 2019 का सेमीफाइनल भी हराया। फिर अभी चंद महीने पहले, 2 महीने पहले ही इंग्लैंड में
न्यूजीलैंड ने भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हराया। तो मुसलसल आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड भारत को डोमिनेट करता हुआ आ रहा है और मैच भी उनसे ही पड़ गया है। सो पाकिस्तान ने खुद तो मैच जीत लिया, लेकिन न्यूजीलैंड और भारत दोनों की पोजीशन को बड़ा हद तक जो है वो खराब कर दिया। दोनों के लिए नॉकआउट मैच है। अगर इस ग्रुप में अब कोई और अपसेट नहीं होता, गो के हम इसको खारिज इम्कान नहीं कह सकते। T20 इज़ अ फनी गेम, यहाँ कोई भी टीम किसी टीम को टफ टाइम दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान का जैसा आगाज़ है आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगले दोनों मैचेस जीतने में कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। और बीच में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉलर्स भी हैं, वो भी अब शेयर करना चाहते हैं हमसे अपनी खुशी, और जाहिर है पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुश है। मसूद आलम साहब हैं कराची से। जी मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। तो बात तो मुझे क्रिकेट पे भी बात करनी थी और लेकिन बात करनी थी नस्ला टावर पे। जी करिए। क्योंकि नस्ला टावर जैसा कि जो मामला है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि 10 साल पहले एक यहाँ बिल्डिंग में जिसको सिर्फ उसके वो हिस्से काट दिए गए थे जो गैर कानूनी और जो जी प्लॉट से हट के बने थे, वो था गिलास टावर। जी जी याद है ना? बिल्कुल याद है। गिलास टावर को जितना काट दिया उतना ही आप नस्ला टावर को काट दीजिए। वो मुमकिन नहीं था मसूद साहब। चीफ जस्टिस साहब ने सारे जो इदारे हैं उनसे इनपुट भी ली थी, मगर इस दफ़ा शायद चीफ जस्टिस साहब ज़्यादा गुस्से में भी थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो सड़क देखी है बहरहाल जो कायदीन की तरफ जाती है और वहाँ पे ख़ासा रश भी हो जाता है। इंक्रोच किसी सूरत में भी सड़क को नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि जिन इदारों ने नस्ला टावर के जो बिल्डर हैं सबको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, सिर्फ ये इशू है। हाँ, ये इशू नहीं है कि वो सही बना था। और दूसरी बात जो उनके रिहायशी हैं नस्ला टावर के, उनके लिए आगे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर आपको बेदखल कर दिया जाए और कहाँ जाएंगे आप, ये सबसे बड़ा इशू है। फिर ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म तो दे दिया है बिल्डर को कि भाई बिल्डर से पैसे वसूल किए जाएं, मगर क्या बिल्डर हाथ आएगा, क्या पैसे मिलेंगे? तो और अगर मिलेंगे भी तो अब मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर कुछ मिलेगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो तो बेदखल होने वालों के लिए है। आपको क्रिकेट के भी कुछ कहना था? जी अच्छा, मोहम्मद अहमद हैं कराची से। जी भाई। गालिबन मोहम्मद अहमद जो हैं। अच्छा, गुलाम रसूल साहब हैं कराची से। जी गुलाम साहब। जी जी माशाल्लाह, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली है, पाकिस्तान के लिए हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। बस ये दुआओं की वजह से ही जीतते हैं, और जब क्रंच सिचुएशन आती है तो हम सब के सब जो है बस अल्लाह को ही वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ही कुछ भेज दें, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आसिफ को जो है ना वो बैटिंग के लिए भेज दें। कम से कम 2 मैचों में तो ये हो रहा है। सर आप हमारे को प्रोग्राम में बुलाएंगे? बिल्कुल, आप बताएं किस प्रोग्राम में? सर आप इसी में प्रोग्राम में बुलाएं। आप ये अभी मैच वाला प्रोग्राम जो होगा ना दोबारा, ठीक है, ठीक है, बुला लें, या फिर कोई और प्रोग्राम में ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर मुझे बुलाएं। बहुत ठीक, बहुत खुशी होगी हमें आपके प्रोग्राम में आने की। ज़रूर भाई, ये आपकी रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली है। जब भी होगा तो विल ट्राई टू, शायद आपको बुला तो ना सकें, लेकिन कम से कम आपका चेहरा दिखा करके कुछ आपके कमेंट्स जो हैं हम ऑन एयर करने की कोशिश करेंगे। सज्जाद हैदर साहब हैं, सज्जाद अहमद, सॉरी, गुजरावाला। जी गिल साहब। जी जनरल काउंसलर जनाब, जी बहुत खुशी हुई मैच देखकर, बहुत माशाल्लाह लगाए ने। आपका भी ब्लड प्रेशर कोई ऊपर हुआ था? नहीं माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक है। अच्छा चलिए, फरमाइए। देख के खुश होना चाहिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। सही बात, नहीं बहुत बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान हमेशा बैटिंग से ही मार खाता है। तो ये जो थैंक यू, जो नए बैटिंग कोच हैं हर कोई उनकी बात कर रहा है। मैथ्यू हेडन ज़ाहिर है इस कदर ज़्यादा जो है कि अचानक उन्होंने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान की बैटिंग कंसिस्टेंट हो गई, ऐसा है? देखिए, 1 महीने पहले उनकी अपॉइंटमेंट हुई, 5 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया। एक चीज़ ज़रूर उनके फेवर में मैथ्यू हेडन के कि वो IPL के दौरान, जो कि इन्हीं मैदानों पर हुआ अब से तकरीबन 1 महीने पहले तक पूरा, वो कमेंटेटर थे, एनालिस्ट थे, तो उन्होंने बड़ा बगौर जायज़ा लिया और वो समझ रहे थे पिचेस को। इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को हुआ होगा कि पहली बात है वो पिचेस जहाँ पर आप 1 महीने एज एनालिस्ट घूम रहे हो, फिर आपको एक पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम को आपको कोच करना हो। लेकिन
सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में बैट्समैनों को ही जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस खिलाड़ी के हाथ में होती है जब वो ग्राउंड में चला जाता है और कोचेस या किसी का काम भी पीछे रह जाता है। फ़र्क इतना ज़्यादा शायद मेरे ख्याल में नहीं पड़ा उनके आने से। ज़रूर यह है कि ऑस्ट्रेलियन है, एक फाइटिंग स्पिरिट है, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड किस्म की उनकी अप्रोच होती है, वो ज़रूर हमें देखने को मिल रही है कि खिलाड़ी हमारे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, इसमें तो उनका एक इनपुट है, बट आई डोंट थिंक सो कि 4-5 दिन में कोई किसी की टेक्निक ठीक कर सकता है। और फिर है भी वो, लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस ज़रूर दे सकता है। सलमान उस्मानी साहब हैं वाशिंगटन से हमारे साथ। जी सलमान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। मैं भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हुआ पाकिस्तान के मैच। और मेरा कॉल करने का मकसद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मुझसे पहले वाले हजरत ने ऑल्सो कॉल की जी। और इस पे आने से पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपका प्रोग्राम बहुत रिलीजियसली देखता हूं, मिस कर जाता हूं तो मैं यूट्यूब पे देखता हूं। नवाज़िश साहब। एंड मैं अपने दोस्तों को भी मैंने रिकमेंड किया है यहाँ पे, एंड एवरीवन स्टार्टेड वाचिंग, दे गेट अ वेरी गुड पिक्चर अबाउट द इश्यूज इन पाकिस्तान, वंडरफुल, फॉर विच आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी ठीक है, अब आ जाते हैं मकसद की तरफ। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा मैं न्यूज़ में वॉच कर रहा था रिलेटेड टू नस्ला टावर। जी जी। और चूंकि मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहा हूँ और हूँ भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट रिलेटेड इश्यूज से, और वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होता चला आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा लोगों को एक रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि बेसिकली वी ऑल नीड टू सैल्यूट चीफ जस्टिस गुलजार साहब कि ही स्टैंड अप ऑन दिस थिंग एंड ही इज नॉट इग्नोरिंग एंड ही इज नॉट फॉरगेटिंग व्हाट हैड हैपेंड इन दिस सिटी। कुछ महीनों पहले हमने अपने जवान भाइयों और बेटों को तड़पते हुए मरते हुए देखा था, सड़क पे पानी जमा हुआ था बारिश का। हमने देखा कि डिफेंस में रहने वाले लोग किस तरीके से महसूर हो गए थे। अच्छा, फिर मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, परवीन रहमान शहीद साहिबा, उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी, मे अल्लाह ग्रांट हर जन्नत, और जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। देयर इज अ वेरी पावरफुल बिल्डर्स माफिया जो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है। ये सारे वो बिल्डर माफिया जो हर पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट ये माफिया है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने ये बात सही की थी कि थोड़ा सा एंगर नज़र आता है गुलजार साहब के उसमें, तो आई थिंक ही उनका हक बनता है। नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग मी और मेरे जैसे जो लोग इस शहर में और दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में रहते हैं। देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। हमें और यहाँ पे अब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो निकल। सलमान साहब, हमें एक वक्फा लेना है, ये बड़ी अच्छी आपने बहस छेड़ी है, वक्फे के बाद आपसे बात कर लें। आपको 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमारे साथ सलमान उस्मानी साहब वाशिंगटन से मौजूद थे, जो कि कराची में बिल्डर्स माफिया के बारे में बात कर रहे थे, नस्ला टावर के बारे में भी। तो सलमान साहब, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप। हाँ, मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जस्टिस गुलजार साहब रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको और अवाम को इस गुफ्तगू को, इस डायलॉग को हमें जिंदा रखना है। हमें मेक श्योर करना है कि इसकी अवेयरनेस हम बढ़ाएं और हम लोगों को बताएं कि इस तरह की चीज़ों में ना, और जो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि भाई एक विंडो होनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनका इनकम का लेवल ये है कि वो 2 करोड़ का
अपार्टमेंट बुक करा लेते हैं, उन सबको पता होता है। मेरा एक नेटवर्क है पाकिस्तान में जिसमें हम ये इन सारी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ उनको कि देखो यहाँ ये जो है 2 नंबर वाला प्रोजेक्ट है, ये ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद बाज लोग जो हैं वो खुद अपनी मर्जी से जाके लेते हैं। उनको ये फीलिंग होती है कि हमारी ये प्राइसें डबल हो जाएंगी। ये दे आर रिस्क टेकर होते हैं। हमें ये वाली एपेटाइट भी ख़त्म करनी है। दूसरा, हमारे जो पॉलिटिशियन जो हमारे लिए खड़े होते हैं उनको भी रिमाइंड कराना है कि ना भूलो कि अभी यहाँ के इस शहर के लोग जो सफ़र हुए हैं उसकी वजूहात क्या थी, बजाय इसके कि सस्ती शोहरत, सस्ती पॉलिटिकल एक्टिविटी को जिंदा करने के लिए। और आई नो आई कैन टॉक ऑन दिस थिंग फॉर 2 आवर। आई विल लेकिन बहुत प्लीज शुक्रिया सलमान अफगान साहब। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है कि लोग ये ज़रूर बात कर रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो नस्ला टावर वालों को बेदखल कर दिया, बिल्कुल सही किया, गलत जगह बना हुआ था, उसको गिराने का हुक्म दिया, मगर फिर जब आप वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनको रेगुलराइज़ करते हैं, मलिक रियाज को रेगुलराइज़ करते हैं, तो क्या इन दोनों के दरमियान बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। और इसी नस्ला टावर में भी है कि मकीन भी कसूरवार है, लेकिन बाकी जो लोग हैं ज़मीन बेचने वाले से नक्शा पास करने वाले, सुपरवाइज़र तक, हुकूमती एहलकार तक, वो किधर हैं, उन पे क्या गिरफ्त है। और फिर यहाँ तो ज़िंदगी भर लोग चोटियाँ चटखाते रहते हैं मुआवजे के लिए। अब जबकि ये मकीन ही निकल गए तो उनके क्या ऐसी सौदेबाजी की पोजीशन रह गई कि वो मालिक से पैसे ले सकें। बहुत मुश्किल होगा और वो जाहिर है इवेंचुअली दे हैव टू गो बैक टू सुप्रीम कोर्ट के सर नहीं दे रहा, फिर एक वो होगा लंबा। ये तो बरसों की कहानी हो गई। वक्फा ले लेते हैं जी, वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा गफ़ार, इससे पहले कि हम अगला कॉलर लें, जी अगला मैच ज़ाहिर है नमीबिया से है और फिर स्कॉटलैंड से है। तो अब मसला ये है कि जब आपने इतने बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो उनको ढाने के बाद जब आपका सीना चौड़ा हो जाता है और लोग जो हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ रखें इस टीम को, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? वो इंसानी कमज़ोरी है। और नमीबिया क्या चीज़ है यार, वो जब ये इंडिया और न्यूजीलैंड नहीं टिक सके तो नमीबिया क्या है, और स्कॉटलैंड वगैरह क्या है, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। देखें, हरीफ को तो कभी भी आप आसान ना समझें। नमीबिया की क्वालिटी रही है कि जब वो राउंड 1 से भी जब मैचेस जीत कर पहुँचे हैं इस ग्रुप 2 के अंदर, क्वालिफायर जीत कर, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ इन विकेटों को समझ के खेल रहे हैं। और इन विकेटों को समझना बड़ा ज़रूरी है वसूल साहब, क्योंकि ये 180-190 वाले T20 के मैचेस नहीं है जो दुनिया भर में हो रहे थे। यहाँ 150 भी आज आपने देखा कि अफगानिस्तान ने 140 में भी पाकिस्तान को बुरी तरह मैच में फंसा दिया था। नमीबिया की एक ऐसी टीम है जिसने मुझे इम्प्रेस इसलिए किया है कि वो एक स्लो अप्रोच से खेलते हैं। उनको पता है कि यहाँ के विकेटों में रन्स नहीं हैं, तो वो उसी मुनासबत से खेलते हैं। तो पाकिस्तान को उनको उसी लिहाज से देखना पड़ेगा कि मेच्योरिटी दिखा के वो खेल रहे हैं। तो बाकी जिस तरह की पाकिस्तान की फॉर्म है, देखिए माइकल वॉन का ट्वीट मेरे सामने पड़ा हुआ, वो कह रहे हैं कि कल सबसे बड़ा मैच होगा वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। वो एशेस की बात करते हैं, और जो जीतेगा वो पाकिस्तान से बच जाएगा। दिस इज द रियलिटी नाउ। वो पूरे पाकिस्तान से बचो, क्योंकि अगर तुम मैच जीत जाओगे तो बी टीम से मैच पड़ेगा, तो बच जाओ। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, अब मैं माइकल वॉन को भी कहूँगा, देखिए हमने 3 मैच 2 बाकी हैं, अभी थोड़ा सब्र करें, बेहतर होगा। और स्कॉटलैंड की टीम उस तरह नहीं खेल पाई वशीर साहब इस टूर्नामेंट में, जैसे हमें आयरलैंड की एक भी चीज़ याद आ रही है। थोड़ा सा नमीबिया ने भी उनको हरा दिया, तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। बट ये आयरलैंड स्कॉटलैंड जब भी ध्यान में आता है ना, वो 2007 याद आ जाता है। तो इस वर्ल्ड कप में इन पिचेस पर, इस फॉर्मेट में कोई टीम आसान नहीं है। बट पाकिस्तान डूइंग प्रीटी वेल, आपके ओपनर्स अच्छे हैं, मिड ऑर्डर में एक्सपीरियंस बहुत है। और सबसे बड़ी बात जो आई थिंक क्रक्स कह लें इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का, वो ये है कि हमसे ज़्यादा इन विकेटों पे यूई में खेला ही कोई नहीं है। तो जब आप खेलते रहते हैं एक जगह पर, तो आपको उसके बारे में वाकफियत अच्छी होती है।
और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और लेट्स होप कि कंटिन्यू करें। वी ऑल विश फॉर दिस। डॉक्टर सज्जाद हैं कराची से। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम जी अस्सलाम। अस्सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। सबसे पहले तो मुस्तफा खान साहब और मुबशिर अजीज साहब, आप लोगों को मुबारकबाद। आप लोगों के प्रोग्राम में बहुत रेगुलरिटीज तो नहीं, लेकिन जब भी वक्त मिलता है देखता हूँ और मुझे आप लोगों का अनबायस्ड और क्रिटिकल तजिया निगारी बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल में आजकल के जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें इसकी बहुत ज़रूरत है कि इस किस्म के तजिए किए जाएँ। तो उस पर तो आप लोगों की जो खिदमत है वो काबिल तहसीन है। जो टॉपिक आपने आज डिस्कस किया खास तौर पे गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से, मैं इससे पहले जो साहब वाशिंगटन से बात कर रहे थे उनकी बात सुन रहा था। मसला ये है कि कराची में कोई एक माफिया नहीं है, कराची में तो कई माफिया हैं और चीफ जस्टिस साहब अगर एक एक करके इन माफिया के पीछे लगते रहे तो क्या वो अपने टेन्योर में सब कुछ हल कर पाएंगे? क्या ये तरीकाकार मुनासिब होगा माफिया से डील करने का? नहीं तो अगर नहीं हल कर पाएंगे तो क्या इसका ये मतलब है कि पीछे ना लगा जाए? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको उसकी रूट कॉज से देखा जाए कि इन तमाम माफिया के पीछे एसोसिएटेड माफिया की जड़ कहाँ है, जो कराची का बुनियादी मसला है। जब तक उस मसले को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये तमाम माफिया अपनी जगह पर अपनी जड़ें जो हैं वो जमा कर बैठे रहेंगे। मेरा मानना ये है कि नस्ला टावर हो या पवेलियन एंड क्लब की बात हो या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हों, जैसे आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि उसमें अफेक्टी जो है वो एंड यूजर है, अफेक्टी आवाम हो रही। बिल्कुल। मेरी खुद अपनी मेंबरशिप थी पवेलियन एंड क्लब के अंदर और आज पवेलियन एंड क्लब को टूटे हुए तकरीबन 2-3 माह से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा कि पैसे किसी को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, कोई तरीकाकार वजह नहीं किया गया और अब कोई किसी के हाथ भी नहीं आ रहा। और ऐसा ही कुछ हमें नस्ला टावर में और किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आएगा। बिल्कुल। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम एक फैसला जब सादिर कर रहे हैं तो उसका एंड इफेक्टिव कौन है। अगर वो एंड इफेक्टिव भी आवाम है तो फिर ये एक बड़ा अफसोसनाक। लेकिन डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने तो ऑर्डर तो कर दिया है। अब जाहिर है चीफ जस्टिस साहब बंदूक लेके तो बिल्डर को ढूंढने नहीं निकल सकते कि भाई आपने लाजमी देना है। उन्होंने जजमेंट के अंदर लिख दिया है। अभी अथॉरिटीज़ के ऊपर है, सिंध हुकूमत के ऊपर है कि वो बिल्डर से पैसे निकाल करके जो मुतासरीन हैं उनको दे। मुझे नहीं समझ आ रही कि फर्दर आप ख्याल में क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एंड यूज़र जब फ्रिज ख़रीदने जाता है तब तो बहुत छान फटक करता है कि ये कहाँ का है, ये 2 नंबर तो नहीं है, ये असेंबल्ड दिखा के नया शो करके तो नहीं दिया जा रहा, ये स्मगल्ड है या कानूनी तौर पे आया है। मोबाइल फ़ोन की भी बहुत छान फटक करता है। लेकिन जब 1 करोड़ 2 करोड़ का अपार्टमेंट लेने की बात आती है तो एंड यूज़र मासूम बन जाता है। ये भी है एक। तो शेख मोहम्मद असगर हैं जी कराची से। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको इतना शानदार प्रोग्राम करने को मुबारकबाद सर, थैंक यू। और जिस तरह से आप लोग टॉपिक्स को लेकर चलते हैं, आम माशरे की जो भी इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, वो सब चीज़ें मुझे किसी और प्रोग्राम में नहीं आज तक सुनने को मिली सर। अच्छा, मेरा एक छोटा सा कंसर्न है और वो छोटा सा ही है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि वो छोटा सा ही है। वो है कराची के हवाले से। जी देखें, अभी जो मौजूदा हालात के अंदर जो एक चल रहा है इशू TLP का या जो भी है, देखें जो गैर सियासी और गैर जमहूरी ताकतें हैं वो इसी तरह ही पनपती हैं, जबकि हकीकी जमहूरी जो सोच और माइंड सेट रखने वाले लोग हैं उनको किसी भी पॉलिसी के तहत पीछे हटाया जाता है। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात यह है कि कराची में जो एक मेजॉरिटी रहती है उनका उनकी एक ख़ास सोच है, उनकी एक ख़ास फिक्र है। अगर इतनी बड़ी तादाद में एक सोच और एक ख़ास फिक्र रखने वाले लोगों की मेजॉरिटी को एक साइड लाइन कर दिया जाता है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे? नहीं समझ रहे बिल्कुल नहीं समझ रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कराची का मैंडेट रखने वाली जमात MQM थी,
जो ठीक अलग इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह एमक्यूएम वजूद में आई थी, वो एमक्यूएम पिछले कई सालों से हमें नजर नहीं आई, लेकिन जब वजूद में आई थी उस एमक्यूएम की हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोगों की कोस थी, जो एक अपनी एक सोच के ऊपर आए थे कि जो उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं या जो भी हो रहा है। देखिए, मैं वायलेंस वाली एमक्यूएम की ना कभी मैंने सपोर्ट की, ना मैं करूंगा जी। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उस कोस के साथ, अपने हक मांगने की कोस के साथ जब उससे अटैच हुई थी, और वो कई सालों से उससे उस जो लास्ट एमक्यूएम थी जो खत्म हो गई, उससे दूर हट गई थी, लेकिन वो सोच अब भी मौजूद है। आप कोई एक दो नाम बता सकते हैं कि कोई ऐसे थे जो हट गए थे? और बहुत सारे लोग तो जो कि किसी लालच में नहीं आए थे इस पार्टी के अंदर, ना किसी जॉब के इशू में आए थे, और ना ही किसी, बल्कि अपनी जेब से इस एमक्यूएम के अंदर पैसे दिया करते थे, मदद किया करते थे। वो अप्रोच मौजूद है, वो लोग भी मौजूद है, वो हमदर्दी भी मौजूद है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रही कि जैसे किसी भी अच्छी या सोच की या एक टीम वर्क या एक पार्टी या एक नजरिया होता है, उसके अंदर जो खराब लोग आ जाते हैं, उन्होंने इसको डैमेज किया। ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं देखा गया कि ये इनिशियल स्टेज में जब ये परवान चढ़ रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे, तो उस वक्त इनकी जो थॉट थी उसको सब लोगों ने भुला दिया। सर, आपकी बात जो है वो पहुंच गई है, अब हमें ब्रेक लेनी है। अगर आप बहुत ब्रीफ रखते तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इंशाल्लाह बाद में इस पे गुफ्तगू हो सकती है। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। सलमान अजीज़ साहब हैं कराची से। जी सलमान भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। भाई मैं बहुत पुराना व्यूअर हूँ आपका, जब शुरू किया आपने प्रोग्राम शुरू किया था, जब से देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। शुक्रिया सर। और अभी सीरियस मैटर भी आप डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है मीडिया के हवाले से। तो मैं सिर्फ इस बारे में कहना, एक तो मुबारकबाद दे रहा हूँ, हमारी टीम माशाल्लाह गई, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, क्योंकि अफगानिस्तान से भी वो हमारे मुसलमान भाई हैं मगर फिर भी ब्रदर हैं, मगर उनसे जीत के भी हमें अपना पाकिस्तानियों का बताना बिल्कुल काफ़ी वो रखते हैं, एक न्यूक्लियर पावर के नाते भी और फिर स्पोर्ट्स में भी हमने एक मुकाम बनाना है। तो दूसरी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, ये नस्ला टावर के हवाले से जी जी, कि किसी ने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नहीं सोचा, हमारे पीएम साहब एक्शन ले सकते थे। चीफ जस्टिस अबव द पार्लियामेंटेरियन पावर से, तो पार्लियामेंट में कोई कानून ला के उसके वो करके इसको वो कर लेते। सलमान भाई, मसला ये है कि देखें सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, और जब वो चीज़ें उस वक्त हाथ में लेती है जब वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा होता, तो यहाँ सूबाई असम्बली के पास भी ये मौका था कि वो कर सकते थे। कौमी असम्बली का तो मुझे नहीं था पता, लेकिन आपको पता है कि यहाँ इस कदर तजावुज़ात और का मसला, आप हम सब कराची में रहते हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलत बना हुआ है। तो किसी को शुरुआत करनी थी, चीफ जस्टिस साहब को, जैसे हमसे पहले दो कॉलर्स ने भी कहा, सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए कि एटलीस्ट उनके इस फैसले से कुछ रुकावट ज़रूर आएगी। फर्दर ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ें बनने से एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है। जब आपकी लेजिस्लेचर फेल हो जाए इस तरह के मामलात को हल करने पे, तो जाहिर है हो सकता है अब कंज्यूमर कोई भी प्रोजेक्ट में दाखिल होने से पहले ज़रा इजाफी छान फटक करे अपना पैसा बचाने के लिए, हो सकता है ये फ़ायदा हो जाए। राना सलीम है कराची से। जी राना साहब। जी सर। जी भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर ये मैच के बारे में बात करनी थी। जरूर करें सर। पूरी कौम की मुबारक हो। बिल्कुल, आपको भी बहुत मुबारक। मैं आपके तौर से ये कहना चाहता था, बाबर आजिम और जैसे ये खेल रहे थे फकर जमा, तो इनको थोड़ा स्कोर को लेके चलना चाहिए ताकि पीछे बैट्समैनों को प्रेशर ना पड़े, समझे ना। सही।
थोड़ा ये सिंगल डबल कभी मिस कर देते हैं तो पीछे आके प्रेशर कर देते। रोज रोज हर मैच में आसिफ अली तो ऐसे नहीं खेलेगा ना। तो ये जो है ना, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि फखर आपके तरफ बहुत शुक्रिया। और बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी तो की, अपना रोल कम से कम उन्होंने प्ले कर दिया। फ़खर जमान के साथ जाहिर है वो कुछ हमारे एक छोटा सा कोलैप्स हुआ, मिनी कोलैप्स, जिसमें वो और हफीज़ जो हैं वो आउट हो गए, मगर फिर शोएब मलिक और आसिफ अली ने उस चीज़ को संभाला। शोएब मलिक भी आउट हो गए, लेकिन फिर आसिफ अली ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि उन्होंने अकेले ही संभाल लिया। फरीद अहमद है कराची से। जी फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम मैं रेगुलर देखता हूँ, ये डिबेट होती है। आज से थोड़ा हटके पर चल के मौजू पर आना चाह रहा था। जी जरूर। आपने इस्लामी स्कॉलर्स आपको जी बुलाया था, उनकी स्पीच चल रही थी, तो उसी दौरान मेरे ख्याल में आपका दौरानिया खत्म हो गया। जी ऐसा ही। तो मैं चाह रहा था कि वो कंप्लीट हो जाती बात। वो कंप्लीट हो गई है बात। अगर आप YouTube पर जाएं और वो शो देखें तो उसमें जो चीज़ रह गई थी वो उसमें इंक्लूड हमने इसीलिए कर दी थी कि जो अगर उस तरह मिस कर जाए कम से कम YouTube पर देख लें। तो उनका मुकम्मल आर्ग्यूमेंट अगर आपने देखना है तो YouTube पर डॉन न्यूज़ के चैनल पे जाएं और वहाँ ज़रा हट के कल का देख लें तो वो आपको मुकम्मल मिल जाएगा। थैंक यू। मुबीन अहमद हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा छोटा सा ये मसला कि ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान का माई बाप है। जी बिल्कुल। और इसकी जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन है इसको सारी दुनिया के अलावा वो महफूज करना चाहते हैं और हम तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। मेरे साथी हैं डॉक्टर शब्बीर नकवी, PhD हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और तकरीबन कोई 30-32 नेशनल जियोग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। तो ऐसा था कि कोई सही इदारा नहीं मिल रहा कि किससे कांटेक्ट करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, यानी जो सियासी किस्म के, वो कहते हैं हमें दे दो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, हम जाने, हमारा काम जाने। मुझे पता है वो मुश्किल हो जाएगी, नॉनसेंस किस्म के लोग होते हैं, उन्हें क्या पता डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनती। हाँ, अगर ये जो सूबाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उससे किसी तरह रब्ता करें, वो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हिस्टोरिकल साइट्स सिंध वगैरह में, वो उस पर फंडिंग करते हैं और बनवाते भी हैं, तो हो सकता है वो कोई मदद कर सके। वैसे प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। इंडस पे वैसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। अब इन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये कौन सा एक नया एंगल है जिससे वो हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक, आज के लिए जनाब इतना ही। पीर को मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।